Good morning, everybody. Hello, my dear students. सलाम, नमस्ते. आइए केमिस्ट्री समझते हैं हंसते हंसते. तो शुरू करते हैं. आज हम केमिस्ट्री क्लास 9th का थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल शुरू कर रहे हैं. My dear student, this is very important chapter because for upcoming class 11th and 12th, this will be very important because it has lot of basic fundas, calculations, formulae, etc. Right? So हमने पहले चैप्टर में सीखा और हमने कोशिश ये की कि हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और इस नेचर को हमने नाम दिया था पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर. क्या क्या था, कैसे प्रूव किया था? 4 फेनोमेनन थी: डिसोल्यूशन, डिफ्यूजन, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन. इन 4 प्रोसेसेस ने हमें ये बताया कि मैटर इज मेड अप ऑफ माइन्यूट पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल्स. फिर हमने उसको कहा पार्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर और फिर हमने इन पार्टिकल्स की स्टडी की थी, है ना, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो पहले चैप्टर से हमें ये तो पता चला कि पार्टिकल्स. दूसरे चैप्टर से हमने सीखा कि प्योर और इम्प्योर क्या होता है. ठीक है. तो प्योर क्या थे? एलिमेंट थे, कंपाउंड थे. और जो प्योर नहीं तो उन्हें हमने नाम दिया था मिक्सचर. तो हमें किलो तो पता चल गया था कि एलिमेंट्स आर दोज प्योर केमिकल सब्सटेंसेस which are made up of only one kind of atoms, and molecules are pure chemical substances which are made up of molecule. और हमने एक किलो लिया, हमने लिखा CO2 और हमने लिखा O3. तो क्या होगा? ये O3 मॉलिक्यूल किसका है? एलिमेंट का. इसका मतलब एलिमेंट्स में भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं लेकिन वो मॉलिक्यूल एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होंगे. राइट? स्माइल करते रहिए, बीच में हम लोग धोई देते हैं. मेरी तरफ खांसीगा मत, मुझे बोलते बोलते इससे एलर्जी से खांसी निकल जाती है. बच्चों ने कहा चौक जो है, चौक से समझ में नहीं आता है, क्लियर नहीं आता है, तो हमने इशू किया. ठीक है. तो आप लोग हंसते रहिए, पढ़ते रहिए. तो क्या फर्क देखा हमने? ये क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. ये क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट. यहाँ तक तो ठीक था. अच्छा, पहले चैप्टर ने हमें क्या सिखाया था? फिजिकली मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर में बी ऑफ 3 टाइप्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. फिर हमने देखा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस में मैटर क्या हो सकता है? बोलिए. प्लाज्मा की शक्ल में हो सकता है. दूसरा क्या था? BC बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट. माइंडेड. जीके का सवाल है, छठी स्टेट भी आ गई जिसको नाम दिया है फर्मियोनिक कंडेंसेट. फर्मियोनिक कंडेंसेट. जब मैं अपनी क्लास 9 के लिए किताब लिख रहा था तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा अखबारों में छाया हुआ, तो मैंने खैर उसको डाला उसमें. तो फिजिकली हमने नॉर्मल कंडीशन में 3 ही मिलेंगी: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. केमिकली क्या होंगे? केमिकल कंपोजिशन के एतबार से मैटर कितने तरह का हुआ? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स. एक चीज और जोड़ लीजिए जो हम आगे पढ़ेंगे: इलेक्ट्रोलाइटिकली. इलेक्ट्रोलाइटिकली मैटर क्या होगा? एसिड शक्ल में हो सकता है, बेस की शक्ल में हो सकता है और सॉल्ट की शक्ल में हो सकता है. जाहिर है जब हम 10th में पढ़ेंगे तो बात तो क्लियर हो ही जाएगी. अब बात करते हैं. अब ये तो पता चल गया कि एटम और मॉलिक्यूल कुछ चीज होती होगी लेकिन ये शुरुआत कैसे हुई? ये कैसे लोगों के समझ में आया होगा कि वाकई ये एटम है या मॉलिक्यूल है? तो शुरुआती दौर में लोग फिलोसफिकल अंदाज में बात कर रहे थे. लोगों को लगता था कि जो चीज़ जैसी है वैसे ही होती है. उन्हें देखे पत्थर है, उन्हें अच्छा भी पत्थर है, ऐसा ही होगा. कंटिन्यूअस जो दिख रही है वो एज इट इज ही बनी होगी. बाद में लोगों की तरफ ध्यान गया
जैसे मैंने कहा शुरुआती दौर में हमने क्या देखा, डिसोल्यूशन है, डिफ्यूजन है, सब्लिमेशन है, इवेपोरेशन है। वो लोग इसे पदार्थ के नाम से जानते थे, पदार्थ। तो उन्होंने देखा कि भाई ये डिस्क्रीट यूनिट से मिलकर बना है, क्योंकि ये डिफ्यूजन, ये चारों चीजें जो थी इशारा कर रही थी, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स which are discrete units and which design all the matter। लेकिन ये जाहिर है उस जमाने में लोग सिर्फ फिलोसफिकल बात कर रहे थे, इनके पास कोई थ्योरेटिकली प्रूफ नहीं था। इंडिया में अगर बात करें तो सबसे पहले महर्षि कनाड, उन्होंने कहा मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, और उन्होंने इसे नाम दिया परमाणु। परमाणु, अणु कहते हैं पार्टिकल्स को, परम मीन्स सबसे छोटा। परमाणु, हमारे सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, परम 10,000, तो ये परमाणु। उसके बाद जो था ग्रीक ने काम किया, ग्रीस वाला, तो डेमोक्रेटस जो था उसने कहा कि ये जो है मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, उसने इसे नाम दिया एटम। एक्चुअली एटम भी जो है, जो वर्ड जहाँ से डिराइव हो रहा है वो कहाँ से आया था, एटोमोस। एटोमोस विच मीन्स अनकट, जिनको दोबारा से कट नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, वो एटम था। लेकिन इसको समझाने के लिए कोई बेसिकली थ्योरी नहीं थी, सब फिलॉसफी में बातें करते थे। फिलॉसफी का मतलब अपना ख्याल रख दिया, लेकिन उसका कोई ऑब्जर्वेशन या कोई थ्योरी प्रूफ नहीं की। तो सबसे पहले जिसे हम फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, एंटोनियो लेवाजियर, है ना, उन्होंने सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए और इस पे काम करने के लिए कुछ लॉज दिए, जिसको हमने नाम दिया लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो शुरू करते हैं, इसकी डिटेल जो है अगले धीरे धीरे जब बढ़ेगी आगे तो हम इस पर बात करेंगे। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहले ज़माने में बहुत मुश्किल था किसी भी चीज़ को कह देना, क्योंकि आपको पता है कि लोगों तक आने बरसों लग जाते थे, मेन पब्लिक डोमेन में आने के लिए बरसों लग जाते थे। आज का दौर नहीं, आप लोग अच्छे दौर में जी रहे हैं कि ये इंटरनेट का फास्ट 21st सेंचुरी है, आईसीटी का दौर है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फट से आ जाता है। पहले कोई फिलोसफर कह के चला गया, सालों तक कोई थ्योरी चलती रहती थी, कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता था उसको टच करता, क्योंकि बहुत आसानी से प्रूफ नहीं कर सकते थे, है ना। लेकिन आज के दौर में क्या है कि अभी आपने कुछ निकाला तो दूसरा उसका सॉल्यूशन कहीं और मौजूद होगा और उसकी नई चीज़ आ जाएगी, इसलिए कहते हैं फास्ट कम्युनिकेशन है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा था लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। क्या कहती है वो, क्या कहता है वो, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और आप माने तो पूरी दुनिया जो है मास और एनर्जी पे टिकी हुई है, गौर करिए। बल्कि तीसरी चीज और जोड़ दीजिए, मास, एनर्जी और चार्ज, ये तीन चीजें पूरी दुनिया को कंट्रोल करेंगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर ये किसने दिया था, लेवाजियर। मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आप सोच रहे होंगे केमिस्ट्री में हम क्यों पढ़ रहे हैं, इससे क्या लेना देना है। तो हम लोग पढ़ेंगे केमिकल चेंज आते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एनर्जी तो चेंज हो जाती है लेकिन मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहेगा। मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लिख लीजिए इसको, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर neither be created nor be destroyed
but it changes from one form to another. Matter neither we created nor we destroyed, but it changes from one form to another. ना तो हम मैटर को पैदा कर सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। अगर सोचो धीरे धीरे ही जो है अगर मैटर खत्म होता रहा होता, हमारी ज़मीन जो है लगभग 4500 मिलियन ईयर्स एगो है, क्योंकि जो सबसे पुरानी रॉक मिली है वो 3700 मिलियन ईयर्स एगो है। इसका मतलब 800 मिलियन ईयर्स एगो तक उथल पुथल चलती रही थी। मतलब जहाँ शुरू हुई लाइफ उसके 800 मिलियन ईयर्स तक चेंज होता है। तो अगर मान लीजिए हर साल अगर 10 किलो वजन कम होता तो धीरे धीरे ज़मीन कितनी छोटी रही, इतने साल हो गए, क्या होगी, बहुत छोटी रहेगी होती ज़मीन। तो ये कहने का मतलब हुआ हम मैटर को ना तो पैदा कर सकते हैं और ना ही ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि क्या होता है कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चला जाता है। इसको समझने के लिए बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट करते हैं। C+O2 कोयला बन गया है ना, ये बहुत आसान से ही सबने देखा। कार्बन है, कोयले को रिप्रेजेंट करने का क्या है, कार्बन है, क्योंकि कोयले में मेजॉरिटी किसकी होती है, कार्बन की होती है। अब हमने देखा कोयला जल रहा है, अब हमारी आंखों से ओझल हो गया, तो हमने कहा ये बर्बाद हो गया, खत्म नहीं हुआ है। क्या खत्म हुआ? नहीं हुआ, हम खत्म कर ही नहीं सकते। बल्कि हुआ ये कि कोयले को हमने ऑक्सीजन में जलाया, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो कोई आँख का अंधा हो ना हो, लेकिन अकल का अंधा है, थोड़ा गड़बड़ है। तो अकल हमारी कहीं नहीं गया है। और इस कोयले के जलने के दौरान हमें क्या मिली, हीट हुई। तो इसमें मैटर चेंज नहीं हुआ है, मैटर कम हुआ न ज्यादा हुआ, बल्कि क्या हुआ, एनर्जी चेंज हो गई। ठीक है, तो हम कहेंगे अब ये हमारा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन तो यूनिवर्सल लॉ है। अब केमिस्ट्री से इसका क्या लेना देना है, तो हम कहेंगे इन केमिकल रिएक्शन नंबर 1 मैटर रिमेन्स कांस्टेंट। मैटर जो है वो चेंज नहीं हो, मैटर रिमेन्स कांस्टेंट, ओनली एनर्जी चेंजेस। एनर्जी क्या है, बदलती। हम सीखेंगे, बल्कि थोड़ा इशारा मिल ही चुका होगा। या तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी। एक्सो कहते हैं बाहर निकलना, कोयला जल रहा है तो हीट क्या हो रही है, बाहर आ रही है। उसी से हम सब खाना वाना बना लेते थे पहले। या गैस जल रही है तो कैसी, गैस का जलना, एलपीजी का जलना एक्सोथर्मिक है ना। ऐसा तो नहीं हमने फ्राइंग पैन रखा हो, बर्फ बन गई हो, गर्म हो जाती, वो हीट आई कहाँ से, एलपीजी जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रही है उस दौरान हीट एनर्जी रिलीज हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ, ये कहीं नहीं गया, क्या हुआ, सिर्फ एनर्जी में चेंज हुआ। और एक चीज और आई, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस। तीसरी चीज होती है, हम लोग 10th पढ़ेंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस। सिर्फ रीअरेंजमेंट है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है। इसको हम जो रिएक्शन से पहले वाली चीज होती है इसको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो बनके तैयार होती है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। 10th क्लास में सीख ही लेंगे, लेकिन अगर हम इसको बोल के देखें तो हम कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन। अब एरो को हम कहेंगे टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। तो हमने क्या देखा कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या प्रूव कर रहा है, मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। Therefore, in chemical reaction, matter remains constant और mass, तो matter constant है तो क्या है, mass remains constant। ठीक है, only energy changes, या तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी। अब रिएरेंजमेंट कैसे हो गया,
पहले कार्बन अकेला था, अभी एक ऑक्सीजन जुड़कर क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब मास कैसे कांस्टेंट रहा हम सीखेंगे आगे चल के। मान लीजिए हमने 12 ग्राम कार्बन लिया और उसको जलाने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया, बल्कि यहाँ क्या बन गया 44 ग्राम। बल्कि लेवाइजर ने क्या किया कि एक रिएक्शन करके देखी, उसने क्या किया, रिएक्टेंट को एक बोतल जैसी चीज में सील कर दिया, इसमें उसने ऑक्सीजन भर ली और फास्फोरस रख दिया। अब यहाँ जिस तरह बंद क्या होगा, जब इसको पहले बंद कर दिया होगा, कुछ तरीके रहा होगा, इसके अंदर खोल दिया, तो उसने देखा कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन से बाद का मास क्या था, कांस्टेंट था। जिस बात का प्रूफ है कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यानी रिएक्शन से पहले का मास और रिएक्शन से बाद का मास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमने कहा किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही पैदा कर सकते हैं, मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब जब हमारा लेक्चर पूरा हो जाएगा तो इस पर न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे, तो भाई इसको सही से पढ़िएगा। अगले में हम बात दूसरे लॉ की बात करेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। टेक केयर यार, तुम लोग जल्दी करो, बच्चे शोर मचा रहे हैं भाई, आप लोग हमारी मदद करिए जल्दी से। 100 सब्सक्राइबर, थोड़ी 1000 सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर पैदा करिए, तो हमें लगता है लोग अब शेयर करिए अगर अच्छा लग रहा हो। देखो भाई हम नए लड़कों की तरह बहुत ग्लैमरस नहीं है, बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहनते, हमारे पास स्टूडियो नहीं, लेकिन इस बात की गारंटी अगर आप कमेंट करके कोई प्रॉब्लम बताते हैं तो आई एश्योर यू आई विल सॉल्व 100%। तो भाई वो क्या कहते हैं, घंटा दबाइए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।